मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज क्लास शुरू हो रही है। साथियों, मैंने आप लोगों को आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल। मित्रों, थोड़ा टाइम का अभाव था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस वजह से थोड़ी सी क्लासेस डिले हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग पटरी पे वापस से आ रहे हैं और समय के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इससे आपको पता है कि मेहनत का जो जुनून है वो किस्मत की लकीरों को भी पीछे छोड़ देता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आप और मैं मिलकर के मेहनत कर रहे हैं तो कितने भी रोड़े आए, कुछ भी आए, समस्या आए, उन सबको हम लोग पार जरूर पा जाएंगे। तो साथियों, ध्यान रखना, मेहनत करना। मैं भी आपके साथ साथ मेहनत कर रहा हूँ और आप कर ही रहे होंगे। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों, मेरे साथियों। और शायद मेरे हिसाब से आपको नोट्स अच्छे लग रहे होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे। और ये जो पीडीएफ है, आप सबको पता है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ जब भी टॉपिक खत्म होता है, तो आप इसके लिए निश्चित रहिए। देखते हैं आधुनिक काल। आज हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल बहुत बड़ा काल है और इसको पढ़ने में जान निकलती है। मैं सीधी बात करने वाला इंसान हूँ, देखो। इसको पढ़ने में बहुत बहुत जान निकलती है, क्योंकि समझ में आता नहीं है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये नोट्स आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होंगे, देखिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो चौथा चरण है साथियों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय जो है 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक माना है। ईस्वी की बात अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करें तो आधुनिक काल का जो समय है वो 1843 ईस्वी से लेकर के 1927 ईस्वी तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आधुनिक काल का समय माना गया है। आगे बात करते हैं आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा के संबंध में तीन मत हमारे सामने आते हैं। और वो तीन मत कौन कौन से हैं मेरे मित्रों? वो तीन मत हैं। यहाँ पर पहला मत दिया गया है 1850 ईस्वी से प्रारंभ आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण स्वीकार किया जाता है। देखो, आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा है, आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है, वो 1850 तो हम लोगों ने तर्क दिया है यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण हमने जो है 1850 आरंभिक सीमा मानी। किस वजह से मानी? क्योंकि इस समय जो है भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे उनका जन्म वर्ष था। इस वजह से हमने 1850 जो है 1850 ईस्वी आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा मानी है। और कारण मैंने आपको बता दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष था, इस वजह से हमने इसको 1850 को स्वीकार किया। दूसरी बात, 1857 की प्रारंभिक सीमा हमने आधुनिक काल की क्यों मानी, वो दिया हुआ है। इस वर्ष भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके कारण कवियों और लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा प्राप्त हुई। अतः डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो है 1857 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना। क्यों माना? क्योंकि इस वर्ष भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, हुआ था। इस वजह से साथियों जो है डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का प्रारंभ यहाँ से स्वीकार किया है। तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा याद रखने लायक है। और प्लीज आप जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप ढंग से अच्छी तरह से याद रखिए। याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप बार बार पढ़िए, उसे बार बार पढ़िए। तो बार बार जब पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात यहाँ पर दी गई है, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा जो है 1861 ईस्वी से मानिए। क्यों मानिए? इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सर्वप्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में निकाली थी। इसी पत्रिका इसी पत्रिका के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत हुई। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं।
तो 1861 मानने के पीछे रीजन ये है साथियों। तो तीन बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। 1850 क्यों माना? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण। 1857 क्यों माना? उस समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे ऐसा माना है 1857। 1868 क्यों माना गया? 1868 में साथियों जो है कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है निकाली गई थी, और इसी पत्रिका के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत हुई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जैसे अनेक इतिहासकार जो है आधुनिक काल का आरंभ साथियों 1861 से भी मानते हैं। तो ये बातें, तीनों बातें आप लोग याद रखिए। तो बात हम लोग यहाँ से करते हैं कि 1843 ईस्वी से 1861 ईस्वी के बीच के इन 25 वर्षों, 1843 और 1843 से लेकर के 1868 के बीच के जो समय है, जो 25 वर्ष का जो समय है, उसे हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। इसी अवधि को साथियों हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहा जाता है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपको ये बात याद रखनी है कि 1843 से 1861 के बीच में जो 25 वर्षों का समय रहा है, वो हिंदी साहित्य के लिए एक संघर्षशील समय रहा, एक संघर्षशील अवस्था रही। और इस वजह से जो है इस समय को ही हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहा गया। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है मेरे मित्रों। तो साथियों आप लोग याद रखिए सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक प्रकार के नोट्स आप लोगों के लिए लाभकारी होंगे। आगे बात करते हैं यहाँ से। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द में अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन यह लौकिक दृष्टिकोण। साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने जो है लिखा है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आधुनिक काल के लिए डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द में से अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलोक दृष्टिकोण। ये डॉक्टर नगेंद्र जो है आधुनिक काल के लिए लिखते हैं। आगे बात करते हैं साथियों। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात आप अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए कि हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? वो आधुनिक काल को ही कहा जाता है। साथियों आप सबको पता होगा कि नामकरण से एक प्रश्न आता है, तो आधुनिक काल का नामकरण किसने क्या किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आधुनिक काल को गद्य काल के पुकारते हैं। दूसरी बात है मिश्र बंधु जो है आधुनिक काल को वर्तमान काल के पुकारते हैं। तीसरी बात है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त भी आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहते हैं। इसके बाद में छठे नंबर पर डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ के द्वारा जो है आधुनिक काल को साहित्य काल कहा गया। ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो मित्रों आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आधुनिक काल को आधुनिक काल किस किसने कहा। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल जो है साथियों, एक तो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त और तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों आर जी और एच, आर जी एच, तो ये बात याद रखिए। राम गण हजारी, राम गण ने हजारी मतलब हाजरी दी, राम गण ने हाजरी दी। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों तीनों ही जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं। लेकिन आधुनिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं मेरे मित्रों? आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं, और मिश्र बंधु आधुनिक काल को वर्तमान काल के पुकारते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जो है आधुनिक काल को साहित्य काल के पुकारते हैं। तो ये तीनों चारों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चौथे कालखंड को भी हम लोगों ने क्या कहा? आधुनिक काल कहा है। अब देखिएगा आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया गया उसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र और अन्य इतिहासकारों ने आधुनिक काल का थोड़ा सा उप विभाजन किया है। थोड़ा सा इसमें विभाजन के साथ साथ आपको थोड़ी चीजें नई देखने को मिलेगी, उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब उप विभाजन हुआ है पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग भी कहा जाता है, जिसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे।
तो याद रखिए, भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक रही है। इसके बाद में जागरण सुधार काल रहा, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं, जो 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक इसका समय रहा है। तो याद रखना मित्रों कि भारतेंदु युग को हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, इसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी। और जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है, जिसका 1900 से 1920 ईस्वी तक इसका समय है। छायावादी युग, प्रसाद प्रसाद पंत निराला युग कहा जाता है, 1920 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक इसका समय रहा। इसके बाद में प्रगतिवाद आता है, उसको हम लोग साम्यवादी भी कहते हैं, 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक इसका समय रहा प्रगतिवाद का। फिर प्रगतिवाद के बाद एक प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद को हम लोग तार सप्तक या आगे का युग भी कहते हैं, जो 1943 से लेकर के 1953 तक इसका समय रहा है। इसके बाद में साथियों नवलेखन काल आता है। कौन सा काल? नवलेखन काल आता है, जिसको नई कविता का युग भी हम लोग कहते हैं, जिसका समय 1953 ईस्वी से अब तक चल रहा है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यहाँ पर काल विभाजन इस प्रकार किया गया: नव जागरण काल और स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदवाद युग, इनका समय सीमा ये रही है। इसलिए पहले वाला पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, देखिएगा आगे। डॉक्टर नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक काल का आरंभ जो है 1857 ईस्वी माना है। तो ये बात याद रखिए, डॉक्टर नगेंद्र और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है आधुनिक काल का समय जो है 1857 ईस्वी मानते हैं। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। तो ये सारी बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हम लोगों ने शुरू कर दिया था। याद हो जाएगा क्या? याद तो करना पड़ेगा यार, याद तो क्यों नहीं करना पड़ेगा, याद तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा ना। ठीक है ना? तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हो गया था। थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ताओं और टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का आरंभ हुआ। ये सारी बातें आप सुनना, मैं बोल रहा हूँ। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा के अधिक निकट रही है। ठीक है, यहाँ तक की बात भी आप लोगों ने। सम्राट अकबर के समय में एक गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ खड़ी बोली में ही लिखा था। ये बात भी आपको पता है। शुक्ल जी के अनुसार क्या हुआ कि भाषा योग वशिष्ठ, जो 1741 ईस्वी को शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी एवं उसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। और पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो है साथियों, ये पोर्ट विलियम कॉलेज की 4 मई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्थापना की गई थी। हिंदी के गद्य विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही पोर्ट विलियम कॉलेज की। भाषा व हिंदुस्तानी विभाग में प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट भाषा मुंशी थे। लल्लू लाल जो आगरा के रहने वाले थे, और एक थे सदल मिश्र जो आरा के रहने वाले थे, और एक थे गंगा प्रसाद शुक्ल थे। इन्हें गिलक्राइस्ट के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। तो मित्रों ये थोड़ी सी बातें थी जो हम लोगों ने सीखी है। आधुनिक काल को हम लोगों ने भूमिका अभी बना ली है। अब मित्रों जो है अगले वीडियो में प्रॉपर तरीके से भारतेंदु युग की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो भारतेंदु युग की शुरुआत जो है मैं आप लोगों को अब पूरे एक साथ एक वीडियो में ही करने वाला हूं। तो मित्रों आज तो मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि शुरुआत मैंने कर दी है। अब बस हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान रखना, विश्वास रखना और विश्वास बनाए रखना। जीत उनकी होती है जिनको विश्वास होता है। निश्चित रूप से आप लोगों के साथ मैं हूं और ये कोर्स मैं आपका पूरा कराऊंगा। आप ध्यान रखिएगा जरूर। 100% जब शुरू हो चुकी है, आधुनिक काल शुरू हो गया तो फिर होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भारतेंदु युग की शुरुआत हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। थैंक यू साथियों, नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं भारतेंदु युग। मित्रों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
और पहली बार अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों यार, एक रिक्वेस्ट जरूर है, शेयर जरूर किया करो यार, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। आधुनिक काल हमने शुरू कर दिया था, अब भारतेंदु युग। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि मैंने पहले वीडियो डाल दिया था, और आज हमारा यहाँ से शुरू होता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें भारतेंदु युग के अंतर्गत है। साथियों ये नोट्स वही हैं जो मैंने पढ़े हैं, और आपको नोट्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा यार कैसे लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ी क्लासेज में दुविधाएं आ रही है, कंटिन्यू क्लासेज नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ इस बार। और आप, मुझे लगता है कि शायद आप इस बात के लिए एग्री भी हैं, क्षमा भी करेंगे यार। थोड़ा सा समय लग रहा है क्लासेस को कंटिन्यू करने में, लेकिन कंटिन्यू रहेगी धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में सबसे पहली बात है कि जो आधुनिक काल का जो प्रथम उत्थान काल है, आधुनिक काल में जो प्रथम उत्थान काल है उसे हम लोग भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम जो है भारतेंदु युग रखा। तो एक बात तो ये याद रखिए कि आधुनिक काल का जो प्रथम उत्थान काल है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? भारतेंदु युग नाम दिया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है वो हरिश्चंद्र के जन्म काल यानी कि 1850 ईस्वी से एवं अवसान अर्थात समाप्ति जो काल है वो सरस्वती पत्रिका के आविर्भाव काल यानी कि 1900 ईस्वी से माना जाता है। सबसे मेन बात यह है कि भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है वो हरिश्चंद्र जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनके जन्म काल से माना जाता है, अर्थात 1850 ईस्वी से माना जाता है। और भारतेंदु युग के जो समाप्ति काल है वो सरस्वती पत्रिका के आविर्भाव यानी कि उनके प्रारंभ से माना जाता है। तो सरस्वती पत्रिका का आविर्भाव हुआ था 1900 ईस्वी में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। तो इसलिए कहा जाता है कि भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का रहा है मित्रों। चले आगे बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस कालखंड को, किस कालखंड को? प्रथम उत्थान काल को या भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा। मित्रों ये बात आप याद रखिए कि पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। और किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये बात कही गई है। मित्रों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा पुनर्जागरण काल किसको कहा गया? भारतेंदु युग को कहा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतेंदु युग को क्या नाम दिया गया है? पुनर्जागरण काल किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। भारतेंदु युग का समय क्या रहा है? भारतेंदु युग का समय जो रहा है 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगली लाइन में बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी जो समय सीमा है वो 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानी है। 1857 ईस्वी से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी जो समय सीमा है वो 1857 से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी है। लेकिन अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो उन्होंने जो इसकी समय सीमा मानी है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 तक मानी है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो ये है 1850 से 1900 ईस्वी, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है 1857 से 1900 ईस्वी इसकी समय सीमा मानी गई है। किसकी? भारतेंदु युग की, अर्थात पुनर्जागरण काल की, जिसको प्रथम उत्थान काल के नाम से हम लोगों ने जाना है। मित्रों आगे बात करते हैं अब डॉक्टर बच्चन सिंह। जो बच्चन सिंह है उन्होंने भारतेंदु युग को हंसमुख गद्य कहा है। क्या कहा है? हंसमुख गद्य। हाँ ये बात याद रखिए कि भारतेंदु युग को जो हंसमुख गद्य काल कहने वाले कौन है? बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह। भारतेंदु युग को उन्होंने क्या कहा? हंसमुख गद्य काल कहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। इस युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ये बात कंफर्म है कि जो ये युग है भारतेंदु युग, इसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नामकरण किया गया है, ठीक है। देखिएगा, इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए, इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का एवं गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। पद्य काव्य के लिए तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ,
और गद्य काव्य के लिए इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है, किसमें? भारतेंदु युग के अंतर्गत। आगे है, भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियां का मिश्रण मिलता है। जो भारतेंदु युग है उसमें जो प्रवृत्तियों का मिश्रण है वो एक तो प्राचीन है और एक नवीन है, इसका मिश्रण इसमें देखा जाता है। अर्थात इस काव्य में पहेलियां, मुकरियां, भक्ति, रीति, श्रृंगार, नीति पर सभी प्रकार की काव्य विधाओं का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। अर्थात भारतेंदु युग जो है एक मिश्रण है, किसका? मुकरियों का, भक्ति का, रीति का, श्रृंगार का, पहेलियों का, इन सभी का मिश्रण जो है भारतेंदु युग में मिलता है साथियों, जिसको हम प्रथम उत्थान काल से जानते हैं। मित्रों, बात याद रखिएगा कि खड़ी बोली से संबंधित जो विविध तथ्य हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको दी है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके जरूर पेपर में फंस जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मित्रों यार, थोड़ा सा समय लग रहा है कंटिन्यू क्लासेस लाने में, आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए। अभी वैकेंसीज भी अभी आई नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स की बात है, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। जब मैं कैसे न कैसे वीडियो डाल रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यूटी में समय लग रहा है, इस पर थोड़ा विश्वास बनाए रखिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए मित्रों, और क्लासेस को जरूर शेयर कीजिए। लाइक तो आप सबसे पहले करते हो, ये मुझे विश्वास है आपके ऊपर, और पसंद आपको आ रहे हैं ये नोट्स, ये भी मुझे पता है। चलिए, खड़ी बोली से संबंधित तथ्य कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि मित्रों कौन थे? अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। सबसे प्रतिष्ठित कवि खड़ी बोली के अमीर खुसरो को गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का जो माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार थे वो गंग भाट थे। 17वीं शताब्दी के कवि रहे हैं, और गंग भाट की जो रचना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा जो गद्य में लिखी गई है। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला भी है कि खड़ी बोली में गद्य लिखा गया है भारतेंदु युग में, और यहाँ पर ब्रज भाषा में पद्य लिखा गया है भारतेंदु युग में। ठीक है, तो याद हो जाएगा। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले जो प्रथम साहित्यकार हैं वो गंग भाट है। और चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो करती है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गंग भाट के या कवि गंग के द्वारा लिखी गई है। आगे अगला मतलब तथ्य आता है कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले साहित्यकार कौन थे? मुल्ला वजही थे। और इनकी जो रचनाएं रही है, सबरस और कुतुब मुस्तरी इनकी रचनाएं रही है मेरे मित्रों। चलिए देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम जो लेखक हैं, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के जो लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी है। ये बात अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा कि राम प्रसाद निरंजनी, अर्थात जो इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ, ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है। और इनका जो समय है वो 1741 ईस्वी से लेकर के रहा है, अर्थात 1798 विक्रमी संवत की बात हम लोग करते हैं। ये जो है राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार में रहते थे, और वहां की महारानी को ये कथा पढ़कर सुनाया करते थे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरह से। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर का जो तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले द्वितीय लेखक कौन थे? पंडित दौलत राम रहे हैं। और इनकी जो रचना है वो पद्म पुराण 1771 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। अगला तथ्य, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम जिसको हम लोग जानते हैं कोरवी के नाम से। खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो है कोरवी। किस नाम से जानते हैं खड़ी बोली को? कोरवी के नाम से भी जाना जाता है। 7वां तथ्य आता है, खड़ी बोली यानी कि गद्य रचना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सबसे ज्यादा गद्य रचनाएं भारतेंदु युग में खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, के प्रवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो पोर्ट
जो विलियम पोर्ट विलियम पोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता वाली जो संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी मित्रों, ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का जो प्रवर्तन करने वाले थे, वो चार प्रमुख लेखक माने जाते हैं। खड़ी बोली गद्य में 19वीं शताब्दी में जो प्रवर्तन करने वाले हैं वो चार हैं। सबसे पहले पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित बात करते हैं, वो थे सदलमिश, जिन्होंने नासिक उपाख्यान लिखा। क्या लिखा? नासिक केतो नासिकेतो उपाख्यान, नासिकेतो उपाख्यान इनके द्वारा लिखा गया है। नासिकेतो उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। ये भी अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया। और अन्य नाम नासिकेतो उपाख्यान का जो अन्य नाम है वो है चंद्रावती। क्या नाम है मित्रों? चंद्रावती नाम है। ये अच्छे से आपको नोट करना है। एक थे लल्लू लाल, जो पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे और गद्य साहित्य खड़ी बोली में लिखने वाले बहुत महान राइटर रहे हैं। लल्लू लाल ने कौन सी रचना लिखी है? प्रेम सागर लिखी है। कौन सी रचना थी इनकी? प्रेम सागर। किसकी रचना है प्रेम सागर? लल्लू लाल की है। नासिक उपाख्यान या चंद्रावती किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। ठीक है। इनके अलावा दो लेखक और थे, दो लेखक और हैं। एक हैं मुंशी सदासुख लाल नियाज। क्या नाम था? मुंशी सदासुख लाल नियाज। इनके द्वारा सुख सागर रचना लिखी गई। तो ये तो याद हो जाएगा, सुख सागर तो सदा सुख लाल नियाज, सुख सागर सदा सुख लाल नियाज, से याद हो जाएगा। ठीक है। सैयद इंसा अल्लाह खां। क्या नाम है? सैयद इंसा अल्लाह खां। इनके द्वारा लिखी गई है रानी केतकी की कहानी। मित्रों ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कहानी को, किसको? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र, क्या नाम है? उदयभान उदयभान चरित्र उदयभान चरित्र उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। किसको? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उदयभान चरित्र किसकी रचना है? सैयद इंसा अल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र है। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। देखेगा अगली बात आती है, इन चारों लेखकों में मुंशी सदासुख लाल नियाज, ये जो ऊपर चारों लेखक मैंने आपको बताए कौन कौन हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल नियाज और सैयद इंसा अल्लाह खां। यहां से एक प्रश्न आप लोगों के लिए जरूर बनता है मेरे साथियों, आपको थोड़ा सा बस ध्यान दे लीजिए। मैं गारंटी देता हूं इन नोट्स से अगर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चला जाए गलत, तो आप देखना, अभी नेट का एग्जाम आ रहा है, जो भी बंदे नेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज आप सारे नोट्स स्टार्टिंग से लेकर के पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कहीं से भी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट में अगर कोई भी एग्जाम होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पर आता है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत तगड़े नोट्स साबित होंगे मित्रों। चलिए बात करते हैं, इन चारों लेखकों में मुंशी सदासुख लाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी माना जाता है। सबसे ज्यादा जो है मुंशी सदासुख लाल नियाज का जो है सुख सागर अर्थात इनके द्वारा लिखा गया गद्य सबसे व्यवस्थित और सबसे व्यवहार उपयोगी माना गया है। चलिए आगे बात करते हैं, इनकी भाषा अन्य तीनों लेखकों की तुलना में मानक हिंदी से अधिक निकट मानी जाती है। देखिएगा, हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम मुंशी लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया था। हिंदी के लिए खड़ी बोली जो नामकरण है वो सबसे पहले मुंशी लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर में किया गया, क्योंकि प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी लल्लू लाल जी के द्वारा ही लिखी गई है। आगे बात करें, गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो टकसाली टकसाली भाषा टकसाली जो भाषा है उसको नाम खड़ी बोली में गिलक्रास्ट के द्वारा किया गया था। देखिएगा आगे बात करेंगे, कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट बात बनती है
कि कविता में यानी कि पद्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को जो प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन चलाया है वो अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये ध्यान रखिएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा, ऐसा भी माना गया है। आगे बात आती है गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्श मुक्तक गीति परंपरा काव्य, गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्श मुक्तक गीति परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। साथियों जितनी भी लाइन मैंने लिखी है, एक एक लाइन ये मान के चलिए एक मोती की तरह है, एक डायमंड की तरह है, ये मान लो आप, क्योंकि यहाँ से हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। तो साथियों ये आप थोड़ा सा अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि सारी के सारे एक भी लाइन आपको नहीं छोड़नी है। और मुझे पता है मित्रों आप लोग नोट्स बना रहे हो, कितने साथी नोट्स बना रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा, कितने साथी नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा मुझे भी लगे कि यार मैं एक तो मतलब ऐसे ही कर रहा हूँ, नोट्स लोग बना ही नहीं रहे हो, ऐसे देख लेते हो और चले जाते हो। साथियों आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आप कितने नोट्स, कितने साथी नोट्स बना रहे हैं। जो भी नोट्स बना रहे हैं वो ये लिख दें कि मैं नोट्स बना रहा हूँ सर, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा यार थोड़ा सा, और तो क्या है। चलिए अब देखते हैं भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं। भारतेंदु युग की विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं? विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो भारतेंदु युग की पहली विशेषता राष्ट्रीय जागरण, दूसरी नव जागरण, तीसरी सामाजिक चेतना, चौथी है भक्ति भावना, प्रकृति वर्णन इसमें देखने को मिला है, समस्या पूर्ति है, हास्य व्यंग्य है, श्रृंगारिकता है, देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय इसमें देखने को मिला, इसमें भारतेंदु युग में। दूसरी है सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग आपको पता है, और फिर अगली है मुक्तक की प्रधानता, और फिर है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति वर्णन प्रकृति चित्रण थोड़ी एक ही बात है। तो एक बार मैं इसकी विशेषताओं को फिर आपको बता देता हूँ कि विशेषताओं से क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन इनमें से बनेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं, एक तो राष्ट्रीय जागरण की बात की गई है, नव जागरण की बात है, सामाजिक चेतना है, भक्ति भावना है, प्रकृति वर्णन है, प्रकृति चित्रण है, समस्या पूर्ति है, हास्य व्यंग्य है, श्रृंगारिकता भी देखी गई है। फिर अगला है देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय देखने को मिला, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण इसमें देखने को मिला, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, मुक्तक की प्रधानता रही है, और प्रकृति चित्रण रही है। इतनी सारी विशेषताएं मैंने आपको लिख दी है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको इतनी सारी विशेषताएं। चलिए बात करते हैं, अब इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं, और ये है हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं, वो भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं वो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए। भारतेंदु युग में, चलिए मित्रों भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में कौन कौन से कवि हैं मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिए हैं, और आपको ये याद होनी चाहिए पूरे के पूरे, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का इनमें से कौन सा कवि नहीं है, भारतेंदु युग में इनमें से कौन सा कवि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पूरे के पूरे कवि याद होने चाहिए, और ये मैंने सीरीज वाइज लिखा है, क्रम से लिखे हैं, पहले कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा, तो आपको क्रम से ही याद करने हैं मित्रों। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छी तरह से आपको नोट्स बना लेने इसी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बाल कृष्ण भट्ट, इनका समय है 1844 से 1914 तक। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1850 से 1900 तक। लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887 तक। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन 1855 से 1923 तक। फिर है प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी तक। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी तक। और फिर है अंबिका दास व्यास 1858 से 1900 तक। और पंडित राधा चरण गोस्वामी 1858 से 1925 तक। फिर राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 तक। और फिर है बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 तक। तो मित्रों ये सारे क्रम से लिखे गए हैं, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इनकी ट्रिक भी बनाई है, बीबीएलबी, बीबीएलबी
PTA RRB, तो BBLB PTA RRB, ठीक है, BBLB PTA RRB। ये थोड़ी सी ट्रिक है, आप लोगों को ये याद होने ही चाहिए कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, भारतेंदु युग के मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं, ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, ये सारे के सारे जो कवि हैं वो भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। अब बात करेंगे मित्रों, सबसे पहले जिनके नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ या भारतेंदु युग का नामकरण किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उनको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। केंद्रीय विद्यालय में सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे गए, बाकी अनेक परीक्षाओं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भारतेंदु युग को पढ़ते हैं मित्रों। भारतेंदु युग का जो जन्म हुआ है वो 1850 ईस्वी में हुआ, अर्थात विक्रम संवत 1907 में हुआ। भारतेंदु युग का जो जन्म स्थान है वो काशी है, अर्थात ये वैश्य परिवार संपन्न थे। भारतेंदु युग की जो मृत्यु हुई वो 1885 ईस्वी में हुई, विक्रम संवत 1942 ईस्वी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये मात्र 35 वर्ष, ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया कि मात्र 35 वर्ष के अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके पिता का नाम क्या था? बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिता का नाम था। किसके पिता का नाम? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद की वंश परंपरा में ये उत्पन्न माने जाते हैं। चलिए, इनका जो मूल नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मूल नाम था वो तो हरिश्चंद्र था। इनको भारतेंदु की तो उपाधि दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। इनकी उपाधि थी भारतेंदु। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पत्रकारिता। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मुख्य व्यवसाय है वो पत्रकारिता माना जाता है। अब संपादन का कार्य इन्होंने किया। संपादन का कार्य क्या क्या था? 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया मित्रों। याद होना चाहिए आपको, तीनों पत्रिकाएं क्रम से लिखी गई है। एक तो है कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में इन्होंने निकाली। ये एक मासिक पत्रिका, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों में निकाली थी इन्होंने। कवि वचन सुधा 1868 में निकाली थी। ये मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी, यानी कि मासिक यानी कि 30 और 15 और 7, ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगली पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो 1873 में निकाली, ये मासिक थी केवल। और फिर अगली पत्रिका थी बाल बोधनी, ये 1873 में निकाली, ये भी मासिक थी। नारी शिक्षा हेतु निकाली गई थी। तो ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है, इनमें से नारी शिक्षा का वर्णन या नारी शिक्षा हेतु निकाली गई पत्रिका कौन सी थी? बाल बोधनी पत्रिका थी, जो 1873 में और मासिक रूप में निकाली गई थी। आगे देखिए, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है मित्रों, शुरुआती 8 अंकों में, शुरुआती 8 अंकों तक ये पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन, कौन सी पत्रिका? हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है, शुरुआती 8 अंकों तक ये पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी। और 9वें अंक में इसका नाम जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 8 अंकों तक तो ये पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है वो किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है वो 8 अंकों तक इस नाम से निकली, लेकिन 9वें अंक में इसका नाम बदल दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नाम कर दिया गया था। चलिए, हिंदी गद्य का ठीक स्वरूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका से प्रकट होता है। चलिए आगे बात करेंगे। ये तीनों पत्रिकाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी, तीनों पत्रिकाएं यहीं से प्रकाशित होती थी। इनकी जो नाट्य रचनाएं हैं, इनकी नाट्य रचनाएं कितनी हैं? 17 नाट्य रचनाएं। इनकी जो नाट्य रचनाएं हैं, भारतेंदु ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करी थी मित्रों। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है, इनकी जो नाट्य रचनाएं हैं वो 17 नाट्य रचनाएं हैं। इनमें से पहली बात करेंगे, अनुदित जो नाटक है वो 9 रहे हैं। अनुदित नाटक कितने हैं इनके? 9 अनुदित नाटक रहे हैं।
और अनुदित नाटक में कौन कौन से, अनुदित यानी कि अनुवादित जो नाटक हैं वो कौन कौन से रहे? 9 इनके मौलिक नाटक हैं। मौलिक नाटक कितने हैं? 9 हैं। और अनुदित नाटक कितने हैं इनके? देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं आप लोगों को ये क्लियर करता हूं कि ये मुझे थोड़ा डाउट है। अनुदित नाटक जो है साथियों, इनके 8 हैं। ये ध्यान दे लो यार। अनुदित नाटक जो है इनके 8 हैं। और 8 जो अनुदित नाटक हैं वो है इनके, सबसे पहले विद्या सुंदर। सबसे पहले है विद्या सुंदर, 1868 ईस्वी में निकाला। चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद किया था ये। ठीक है, विद्या सुंदर 1868 में, चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद। दूसरा अनुदित नाटक है रत्नावली, 1868 में। और ये संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद था। ठीक है, और प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद इन्होंने इसमें किया। अगला है पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन 1872 में। ये है इनका जो है धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद रहा है, पाखंड विखंडन। कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज कर लीजिए, जो पाखंड विखंडन है वो साथियों, ये थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पाखंड विखंडन जो है वो है कृष्ण मिश्र का, ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये गलत है यहाँ पर। रत्नावली जो है इनका संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए थोड़ा। संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है, मैं बोल रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दे लीजिए। पाखंड विखंडन में लिख देता हूँ, जो पाखंड विखंडन है वो कृष्ण मिश्र का। पाखंड विखंडन जो है कृष्ण मिश्र का, पाखंड विखंडन कृष्ण मिश्र का के नाटक, नाटक क्या नाम है? नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक, के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो याद कर लेना। रत्नावली में जो है वो रत्नावली में है, संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। और पाखंड विखंडन में कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। अब आता है अगला नाटक धनंजय विजय। धनंजय विजय जो है, और ये विद्या सुंदर में आपको बता दिया पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, और धनंजय विजय जो 1873 में इन्होंने निकाला था, इसमें कांचन कवि के नाटक धनंजय विजय का अनुवाद है। कौन सा है? कांचन कवि। कांचन कवि के नाटक, कांचन कवि के नाटक कौन सा है? धनंजय विजय। धनंजय विजय इसका अनुवाद है साथियों। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है 1875 में इन्होंने निकाला था, इसमें भी कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। इसमें भी क्या है? कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। अगला आता है इनका भारत जननी। ये सारे के सारे जो नाटक हैं वो किसके? अनुदित नाटक कितने? 8 माने गए हैं। और ये सारे के सारे जो नाटक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के, टोटल रचनाएं 17 मानी गई है मित्रों। ठीक है ना? तो भारत जननी जो है इनका 1877 में निकाला गया एक गीति नाट्य है, और बंगला की भारत माता के आधार पर लिखा गया है। मैं लिख देता हूं, बंगला की भारत माता, भारत माता के आधार पर इसको लिखा गया, के आधार पर इसको लिखा गया। ठीक है, अगला आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा। विशाख दत्त संस्कृत के महान कवि रहे हैं। कौन थे? विशाख दत्त। इनका नाटक, विशाख दत्त के नाटक का ये अनुवाद है मुद्रा राक्षस, क्योंकि विशाख दत्त ने भी मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था। तो ये है। अब आता है दुर्लभ बंधु। साथियों मैं बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। 8 नाटक हैं इनके टोटल मिलाकर के। और दुर्लभ बंधु 1880 में शेक्सपियर के मर्चेंट, शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ध्यान रखना कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु। तो ये सारे के सारे नाटक हैं, इनके अनुदित नाटक कितने? 8 हैं।
अ से 8 याद रख लेना मेरे मित्रों। अनुदित नाटक कितने हैं? टोटल नाटक कितने? 17 हैं। और अनुदित नाटक कितने हैं? 8 हैं। टोटल तो 17 है और अनुदित कितने? 8 है। अनुदित नाटक में आता है विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से क्वेश्चन बनता है ये ये सत्य हरिश्चंद्र इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से अनुदित नाटक नहीं है, भारतेंदु युग का अनुदित नाटक नहीं है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए अनुदित नाटक कौन सा है और जो मौलिक नाटक है वो कौन से हैं, ये कन्फर्म आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है, बनता है अनुदित नाटक में कौन से नाटक आते हैं और मौलिक नाटक में कौन से नाटक आते हैं। मौलिक में तो नो आते हैं, मो इसमें भी डबल मात्रा लग रही है ओ की, और नो में भी डबल मात्रा लग रही है ओ की। तो ऐसे याद रख लेना। मौलिक नाटक कितने? 9 है। अनुदित नाटक में अ आ रहा है तो इधर 8 है। इस तरह से याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कौन कौन से नाटक अनुदित में आते हैं और कौन कौन से नाटक जो है मौलिक में आते हैं। जब बार बार आप इनको रिवाइज करोगे ना नोट्स को, आप ऑटोमेटिक याद रहना शुरू हो जाएगा कहाँ कौन सा लिखा गया है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। भारत के भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार साथियों, विद्या रत्न पाया धन मंजरी ने तब सभा में मुद्रा बंधु। ये मैं थोड़ी सी ट्रिक इसकी बनी हुई है, लेकिन ट्रिक व्रिक को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ मित्रों, क्योंकि क्या है ट्रिक से भूल जाते हैं हम लोग। अब मौलिक नाटक की बात करेंगे। जो मौलिक नाटक है वो कितने हैं? 9 है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। मौलिक नाटक कितने हैं? 9 है। सबसे पहले नाटक आता है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। सबसे पहले नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, 1873 में। प्रहसन था ये। ठीक है, वैदिक नाटक। पशु बलि प्रथा का इसमें विरोध किया गया था। कौन सा? पशु बलि। पशु बलि जो प्रथा है उसका इसमें विरोध किया गया। पशु बलि प्रथा का इसमें विरोध किया गया, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा नाटक आता है सत्य हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर जो दूसरा नाटक है साथियों, वो जो मैंने वहां लिखा था सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र ये दूसरा नाटक है। ये मौलिक नाटक में आता है और ये 1875 में ही था। ये बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति पहला है और दूसरा है इसका सत्य हरिश्चंद्र। और तीसरा नाटक है साथियों, वो है श्री चंद्रावली नाटिका। श्री चंद्रावली नाटिका तीसरा नाटक है इनका। फिर है चौथे नंबर पर आता है विशेष्य विस्मयोदम। फिर है भारत दुर्दशा। फिर है नील देवी, अंधेर नगरी। फिर है प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। इस तरह से ये इनके मौलिक नाटक है 9। ये सारे के सारे नाटक आपको ध्यान रखने हैं मेरे मित्रों, नोट्स बना लेना ढंग से। ठीक है, और ये बात भी आपको पता होना चाहिए अधूरा नाटक माना जाता है ये इनका, यानी कि भारत वेद प्रेमचंद्र विभा नील नगरी। तो ये सती प्रताप जो है मित्रों इनका एक अधूरा नाटक माना जाता है। इस नाटक को जो है राधा कृष्ण दास के द्वारा पूरा किया गया था। सती प्रताप जो है इसे राधा कृष्ण द्वारा पूरा किया गया था। सती प्रताप नाटक को अधूरा नाटक माना जाता है मित्रों, थोड़ा सा आप ये ध्यान दे लीजिएगा कि सत्य प्रताप जो है इनका अधूरा नाटक रहा है। और इसको पूरा किया था इनके बाद में राधा कृष्ण दास के द्वारा। किसके द्वारा? राधा कृष्ण दास के द्वारा पूरा किया गया था। तो अब काव्य कृतियों, काव्य रचनाएं, वो बहुत सारी काव्य रचनाएं इनकी रही। कुल संख्या थी 70। कितनी काव्य? 70। ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य कृतियां रही हैं, रचनाएं रही है, नाटक तो 17 थे टोटल, और लेकिन काव्य कृतियां और भी हैं। कुल 17 काव्य कृतियां इनकी मानी जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप। यहाँ तक तो प्रेम 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 वाली बात है, तो ये तो याद हो जाएगी। आगे है बकरी विलाप, प्रेम प्रलाप, बकरी विलाप, दशरथ विलाप। तो विलाप वाली बात भी यहाँ पर याद हो जाएगी। फूलों का गुच्छा, प्रबोधनी। आगे है विजयनी, विजय विजयंती। तो ये इंपॉर्टेंट जो रचना है वो मैंने यहाँ लिख दी है, 70 के 70 मैंने नहीं लिखी है। अब प्रबोधनी जो है साथियों, रचना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना रही है प्रबोधनी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। अब आगे बात करते हैं साथियों दशरथ विलाप। दशरथ विलाप जो रचना है और फूलों का गुच्छा जो है, रचनाओं में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का महत्व दिया गया है। इनकी सभी रचनाओं में भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित की गई है। इनकी सारी की सारी रचनाएं जो है भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित की गई है। भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म में
उत्तरार्ध भक्त माल, ये सारे आदि ग्रंथ इनके विशुद्ध भक्ति भाव को से ओतप्रोत थे। कौन कौन से थे? भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म्य में। अब आगे बात करते हैं साथियों, इनकी जो उपन्यास रहे हैं इनके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन से रहे हैं? हमीर हट, कौन कौन से उपन्यास है? हमीर हट, ये इनका उपन्यास है, हमीर हट, ठीक है। सुलोचना, रामलीला, शील लीला, सावित्री चरित्र, ये इनके उपन्यास है। निबंध इनके कौन कौन से रहे हैं? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता। साथियों थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, कितने सारे याद कैसे करें? याद करने में कोई परेशानी नहीं है, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको ये पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा उपन्यास में लिखा हुआ है, कौन सा निबंध में लिखा हुआ है, कौन सा कहानियों में लिखा हुआ है, कौन सी रचनाएं हैं, या कौन से इनके नाटक हैं, कौन से मौलिक हैं, कौन से अनुदित हैं। सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब बार बार पढ़ोगे, अपन ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगा। तो उपन्यास है हमीर हट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सुलोचना, रामलीला, शील लीला, सावित्री चरित्र। निबंध में कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविताएं। अब आते हैं इनके इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ की बात करेंगे, कश्मीर कुसुम और बादशाह, ये इनके इतिहास ग्रंथ है। इतिहास की बात हम लोग इसमें कर ही रहे हैं। अब विशेष तथ्य वाले, ये यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो विशेष तथ्य हैं साथियों, ये आपके लिए जानदार साबित होंगे, खतरनाक साबित होंगे। विशेष तथ्य जरूर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए बात करते हैं विशेष तथ्यों में। सबसे पहली बात ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? अरे भारतेंदु, भारतेंदु हरीश चंद्र जी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं मेरे साथियों। आगे देखिएगा, इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। किस लिए की गई? हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। अब 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना भी इन्होंने करी है। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है। आगे बात है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण पात्र की भूमिका इन्होंने निभाई थी। जो जानकी मंगल के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी। ये रसा उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने रसा उपनाम से भी काव्य रचना करी थी साथियों। आगे बात करें, इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करी थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इन्होंने मातृभाषा या राष्ट्रभाषा की प्रशंसा बहुत भयंकर तरीके से करी है, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है, निज भाषा उन्नति है, सब भाषा उन्नति को मूल। ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है कि किसकी लाइन है या किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा उन्नति मूल। ये 11 वर्ष के अल्पायु में ही कविता लिखने लग गए थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है, साहित्य पुनर्जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कविता के क्षेत्र में नवदूत के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी आधुनिक काल के जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। मित्रों सब याद कर लो। आगे देखिए, भारतेंदु के काव्य गुरु कौन थे? पंडित लोकनाथ थे। भारतेंदु के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ। भारतेंदु जी रसा उपनाम से उर्दू में गजलें लिखा करते थे। रसा उपनाम से, किस नाम से? रसा उपनाम से। रसा उपनाम से जो है साथियों, उर्दू में ये गजलें लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? गजलें लिखा करते थे, रसा उपनाम से। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इनकी बात करेंगे प्रमुख पंक्तियों की। ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रमुख पंक्तियां भी दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, ये किसने लिखी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली पंक्ति की बात करेंगे, रोहू सब मिल आहू भाई। ये पहली पंक्ति है। इन मुसलमान कविनन पर कोटिल हिंदू वारिये, ये मैंने यहाँ गलत लिख दी है, ये रसखान की पंक्ति है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, अनुप्रात अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल, ये भी बहुत बार पूछी गई है, भारतेंदु की पंक्ति है। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अंग्रेज राज सुख साध सजे सब भारी, ये भी भारतेंदु युग की पंक्ति है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, भारतेंदु युग। भीतर भीतर सब रस चूसे, ये सारी पंक्तियां किसकी है मित्रों? भारतेंदु की ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां ही रही है। मित्रों अब आते हैं नंबर 2, भारतेंदु युग के दूसरे
भारतेंदु युग के दूसरे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, दूसरे कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। तो मित्रों, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन को पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। शायद आपको बहुत अच्छे नोट्स लगे होंगे मित्रों। अगर अच्छे लगे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, और ये जरूर कमेंट कीजिए मित्रों कि कितने स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, ताकि इससे मुझे पता लगता है कि हाँ, नोट्स बना रहे हैं बच्चे। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को यहीं विराम देते हैं मित्रों। शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, नोट्स आप बनाइए। बहुत अच्छे नोट्स हैं मित्रों, विश्वास रखिए बस। ठीक है, तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन से। साथियों, ये हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग को पढ़ रहे हैं, और शायद आपको बहुत अच्छी क्लासेस लग रही होगी। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, और इनमें जो है मैंने बहुत ही मेन मेन चीजों को लिया है। और आप कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर वहां पर आता है, तो साथियों मैं आपको दावा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए साथियों, विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ पढ़ते रहिए मित्रों। ठीक है, अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इनकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। साथियों यार, लाइक जरूर कीजिएगा, और जैसे आपको वीडियो मिलता है आप तो देखते ही हो, लेकिन शेयर भी आपको करना चाहिए साथियों। चलिए देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। तो इनका जो जन्म हुआ था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का, वो 1855 ईस्वी में हुआ था साथियों। साथियों, अगर आप सुन भी रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो भी आपको याद हो जाएगी चीजें, क्योंकि मैं बार बार रिपीट इन चीजों को करता रहता हूँ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का जो जन्म हुआ वो 1855 ईस्वी में हुआ, और इनका जन्म स्थान है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1923 ईस्वी में। मित्रों, जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन है, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी रही? इनकी मुख्य रचना है, पहली रचना जीर्ण जनपद, दूसरी है आनंद अरुणोदय, फिर है हार्दिक अर्षदशा हर्षदशा, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, सूर्य स्त्रोत, लालित्य लहरी। साथियों, लालित्य लहरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। और एक जीर्ण जनपद इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछी जाती है। तो एक बार हम लोग फिर बात करते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की प्रमुख रचनाओं के बारे में। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक अर्षदशा, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, सूर्य स्त्रोत और लालित्य लहरी, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आप इनका प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। और इन रचनाओं से देखो क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है कि इनमें से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी नहीं हैं। ठीक है, एक और रचना मैं आपको बता देता हूं। एक रचना और थी इनकी, आनंद बधाई। क्या नाम था? आनंद बधाई। तो यहाँ 10वीं रचना आप और जोड़ सकते हो, आनंद, आनंद बधाई इनकी रचना थी, ये भी आप जोड़ सकते हो। एक और रचना के बारे में बता देता हूं, दुर्दशा, दुर्दशा, दुर्दशा दत्ता, दत्तापुर, दुर्दशा दत्तापुर, ये इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं रही है मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके जो नाटक हैं, किसके? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के जो नाटक हैं, वो एक तो है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो नाटक है साथियों, वो 1888 ईस्वी में लिखा गया, भारत सौभाग्य नाटक। दूसरा है प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन, ये नाटक इनका 1904 ईस्वी में लिखा गया मित्रों, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और तीसरा नाटक जो इनका है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, वीरांगना रहस्य महानाटक, वीरांगना रहस्य महानाटक। ये वैश्य विनोद नाटक का ही एक भाग है, वेश्या विनोद नाटक, इसका एक पार्ट है। वेश्या विनोद नाटक का एक भाग है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कौन कौन से नाटक हो गए? भारत सौभाग्य जो 1888 ईस्वी में लिखा गया, प्रयाग राम आगमन जो है 1904 में, और वीरांगना रहस्य महानाटक, इसका इनका सन नहीं दिया गया है, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी यह आती है कि इनकी जो लालित्य लहरी जो रचना है, रचना में वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया है। इनकी जो मुख्य रचना लालित्य लहरी है, उसमें वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया है। अगली बात आती है ब्रजचंद पंचक। ब्रजचंद पंचक जो इनकी रचना है,
उनमें भक्ति की भावना को सम्मिलित किया गया है। आगे है, इनकी समस्त रचनाओं का संकलन जो है प्रेम धन सर्वस्व, क्या नाम है, प्रेम धन सर्वस्व संग्रह के प्रथम चरण या प्रथम भाग में किया गया है। मित्रों, ये विशेष तथ्य जहां पर भी मैं देता हूं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ये इनकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इनके द्वारा नागरी नीरद, कौन सी, नागरी नीरद, इनके द्वारा नागरी नीरद 1893 ईस्वी में नामक एक साप्ताहिक पत्र और एक आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। तो याद रखिए साथियों, इनके द्वारा जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा नागरी नीरद 1893 में एक साप्ताहिक पत्र इन्होंने निकाला, और आनंद कादम्बनी इन्होंने 1881 में एक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो नागरी नीरद इनका साप्ताहिक पत्र था, और आनंद कादम्बनी इनकी एक मासिक पत्रिका थी, किसकी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मित्रों, आगे बात करते हैं। इन्होंने अब्र उपनाम से, अब्र उपनाम से, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब्र उपनाम से उर्दू काव्य, अब्र उपनाम से उर्दू काव्य में इन्होंने लेखन किया, किसने, बद्रीनारायण चौधरी ने। तो बद्रीनारायण चौधरी ने अब्र उपनाम से जो है उर्दू में काव्य रचनाएं करी थी। मित्रों, आगे बात करते हैं इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बात है, हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा किया गया था। जो समालोचनाएं हैं उसका जो सूत्रपात किया वो बालकृष्ण भट्ट ने और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा ही किया गया था। मित्रों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखो, मैंने बता दिया आपको, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक तो इन्होंने अब्र उपनाम से जो है उर्दू में काव्य रचना करी। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि बद्रीनारायण चौधरी ने जो है 1881 में मासिक पत्रिका निकाली थी आनंद कादम्बनी, और 1893 में इन्होंने नागरी नीरद एक पत्रिका निकाली थी जो इनकी साप्ताहिक थी। और ये जो है साथियों इन्होंने मिर्जापुर से निकाली थी। कहाँ से निकाली थी, मिर्जापुर से निकाली थी। और बद्रीनारायण चौधरी का जो संपूर्ण काव्य है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बद्रीनारायण चौधरी का संपूर्ण काव्य किसमें था, प्रेम घन, प्रेम घन जो है क्या नाम था, सर्वस्व, प्रेम घन सर्वस्व, इसके अंदर इन्होंने अपने संपूर्ण काव्य का संग्रह किया था, संपूर्ण काव्य को संकलित किया था। फिर साथियों इनकी जो मुख्य बात आती है कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित इनके द्वारा लिखा गया नाटक था भारत सौभाग्य। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा था भारत सौभाग्य। ये जो भारत सौभाग्य जो नाटक है इनका, जो 1888 में, ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था। क्या था ये, कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था। तो ये बात भी आप इसकी थोड़े से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। जो बद्रीनारायण प्रेमधन थे, उन्होंने कजली और लावणी शैली में रचनाएं लिखी थी। ये जो मैं बोल रहा हूँ इन चीजों को भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। कजली और लावणी शैली में भी इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई। ठीक है, याद हो जाएगी। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन से संबंधित जितनी भी बातें इंपोर्टेंट थी साथियों, वो मैंने आपको बता दी है। आगे बात करते हैं अब आते हैं अगले राइटर हमारे पास, प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम है, प्रताप नारायण मिश्र भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो भी इनको इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी आपको ध्यान देना है साथियों। तो चलिए देखते हैं, इनका जो जन्म हुआ है वो 1856 में हुआ। किसका, प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म हुआ वो 1856 में हुआ है साथियों। कहाँ पर, बेजेपुर, बेजेपुर गांव है, ये इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ था। ये वैसे पूछा नहीं जाता है, मैं पर बता देता हूँ, बेजेपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये भी यूपी में ही पड़ता है साथियों। इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी साथियों। ठीक है, चलिए अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही, प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रही है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक तो है प्रेम पुष्पावली, एक है मन की लहर, दूसरी है लोकोक्ति शतक, तीसरी चौथी है श्रृंगार विलाप, फिर ब्रेडला स्वागत,
फिर है रसखान शतक, फिर दीवाने, प्रताप लहरी और बूढ़ापा। इस तरह से ये 9 रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। प्लीज आप इनको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो प्रताप नारायण मिश्र ने कुल 32 ग्रंथों की रचना करी थी। मैं आपको बता देता हूँ वैसे कितने ग्रंथों की रचना करी, 32 ग्रंथों की रचना करी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये 9 रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट आती है। इसके बाद में इनके जो नाटक हैं वो देखिए कौन कौन से नाटक इन्होंने लिखे हैं। संगीत शाकुंतल और कले कौतुक रूपक, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव और जुहारी कुहारी, ये प्रहसन है इनका, ये भी एक नाटक है। ठीक है। विशेष तथ्य वाली बात आती है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। एक बार मैं नाटक को फिर रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन से प्रताप नारायण मिश्र के नाटक रहे हैं। संगीत शाकुंतल, कली कौतुक रूपक, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव, जुहारी कुहारी, ये इनके मुख्य नाटक रहे हैं मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं अब इनके विशेष तथ्य। जो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि विशेष तथ्य पर प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष तथ्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, रचनाओं से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर रचनाएं याद नहीं होती, याद नहीं होती। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ, इन्हीं नोट्स को बार बार अगर आपने पढ़ा, इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज किया, इन्हीं नोट्स की आपने अगर एक्सरसाइज कंप्लीट करी, तो साथियों मैं आपसे दावा करता हूं आपको ये तक भी पता हो जाएगा यार किस पेज पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, किस कोने में लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपको ऐसे याद होगी। देखिएगा साथियों, विशेष तथ्य में ब्राह्मण नामक पत्रिका जो है 1883 में, ब्राह्मण नामक पत्रिका इन्होंने 1883 में एक मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से निकाली थी। ये होली के दिन की बात है। कब की बात है? होली के दिन की बात है साथियों। तो उस दिन इन्होंने ये पत्रिकाएं निकाली थी, प्रताप नारायण मिश्र ने शुरू करी थी कानपुर से, इसका संपादन इन्होंने शुरू किया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे प्रताप नारायण मिश्र। और ये पत्रिका कैसी थी? एक मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से निकाली गई थी, होली के दिन निकाली गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, 1883 की ये बात है मित्रों। चलिए मूछ, आगे बात आती है मूछ मुंडवाने की आज्ञा भी इन्होंने पिता से ली थी, कि मूछ मुंडवाना है मुझे, तो ये आज्ञा भी इनके द्वारा पिता से ली गई थी। आगे है साथियों इनकी मुख्य जो विशेष तथ्य में आते हैं उनको जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर गंग कविता के कारण सर्वाधिक इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ही दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया था साथियों, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा। क्या कहा? आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहकर पुकारा है। हिंदी का एडिशन कहकर किसको पुकारा? प्रताप नारायण मिश्र को। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा है। रसिक समाज से संबंध रखते थे, किससे? रसिक समाज, रसिक समाज से ये संबंध रखते हैं मित्रों, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे मैं आपको बता देता हूं इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्रताप नारायण मिश्र का जो प्रसिद्ध नाटक रहा है वो रहा है गो संकट। प्रताप नारायण मिश्र का जो प्रसिद्ध नाटक था वो था गो संकट। ये नाटक इनका प्रसिद्ध नाटक रहा है साथियों। फिर आगे बात करते हैं, प्रताप नारायण मिश्र ने जो है शकुंतला नाटक जो है राजा लक्ष्मण सिंह में अभिनय करने के लिए, मूछ मुंडवाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। अब इनकी जो प्रमुख पंक्तियां रही है वो कौन कौन सी है? प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्तियां हैं, चित चेत की चांदनी चाहा भरी, दूसरी है जब जड़ वृक्ष आम भी बोराते, और अगली है 8 मास बीते जजमान। तो ये तीनों पंक्तियां इनकी है, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चित चेत की चांदनी चाहा भरी किसकी रचना है? इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगली जो लाइन है, जब जड़ वृक्ष आम की बोराते, ये भी जो है प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा। 8 मास बीते जजमान, ये भी प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। बार बार पढ़ोगे तो ये लाइन आपको पता लगने लग जाएगी कि ये लाइन किसकी है। तो बार बार पढ़ने से ही ये लाइन याद होती है। इनकी कविता थी साथियों एक है हर गंगे, बहुत ही लोकप्रिय हुई। इनकी एक मुख्य कविता थी हर गंगे। क्या नाम था? हर गंगे। इनकी बहुत ही अच्छी कविता रही जो बहुत प्रसिद्धि इसको प्राप्त हुई है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है साथियों। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा।
और थोड़ी सी बहुत इसमें और तो मैंने आपको बता दिया। हिंदी हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। हिंदी हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति रही है मित्रों। तो हिंदी हिंदुस्तान का नारा भी किसके द्वारा दिया गया था? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया था। एक और बात मैं आपको यहाँ प्रताप नारायण मिश्र में ही जोड़ना चाहूंगा। इनका था एक है मन की लहर। क्या नाम है? मन की लहर। साथियों याद रखना जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मन की लहर कविता है। ये क्या है? ये एक कविता है साथियों। मन की लहर एक कविता है। इसमें बाल विधवाओं की करुण दशा का एक मार्मिक चित्रण किया गया है। जो मन की लहर जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की बहुत अच्छी कविता है। और इसमें बाल विधवाओं, जो बाल विधवाओं का चित्रण किया गया है, बाल विधवाओं का साथियों इसमें चित्रण किया गया है। प्लीज आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए और अच्छे से आपको ये ध्यान देना है साथियों। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जगमोहन जो फोर्थ नंबर के कवि रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, इसमें वो है ठाकुर जगमोहन। अब ठाकुर जगमोहन साथियों जो है, इनका जन्म 1857 में हुआ विजय विजय रावगढ़ में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? मध्य प्रदेश के विजय रावगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु साथियों 1899 में इनकी हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। इनका एक उपन्यास है, एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। श्यामा स्वप्न जो इन्होंने उपन्यास लिखा था साथियों, वो 1885 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। एक ही उपन्यास रहा है श्यामा स्वप्न, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और इस उपन्यास में उनकी कविताएं भी लिखी गई थी। ठीक है। चलिए अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं वो कौन कौन सी रही है? प्रेम संपत्ति लता 1855 में, श्यामा लता 1885 में, श्यामा सरोजनी 1886 में, देवयानी 1886 में, ऋतु संहार इनका अनुदित नाटक है, और मेघदूत भी इनका अनुदित है। तो इनको आप ध्यान दे लीजिए कि ये जो है ठाकुर जगमोहन के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन जो है साथियों संस्कृत और अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे जानकार रहे थे। ठाकुर जगमोहन के बारे में ऐसा कहा जाता है। और ठाकुर जगमोहन भारतेंदु युग के रोमानी कवि भी रहे और मानव प्रकृति के कुशल चतेरे कवि भी माने जाते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में मैं आपको जो बोल रहा हूँ साथियों, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भारतेंदु और उनके मंडल में जो जिंदा दिली दिखाई पड़ती है उसकी शुरुआत भी ठाकुर जगमोहन के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में लिखा कि अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता अलग ही है, उसकी सरसता निराली है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में लिखते हैं। साथियों अब पांचवे राइटर आते हैं इसी के अंदर, वो है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म है वो 1858 में हुआ और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इनका जन्म हुआ था काशी में। ठीक है। इनका जो जन्म है, अंबिका दत्त व्यास का जन्म वैसे 1858 में जयपुर में इनका जन्म बताया जाता है अंबिका दत्त व्यास, लेकिन रहे ये काशी में थे। तो ये जयपुर में इनका जन्म हुआ था साथियों 1858 में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंस वध और बिहारी विहार। साथियों ये अंबिका दत्त व्यास इनकी रचना ऐसे नहीं पूछी जाती है, बस ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना इनकी रही है या नहीं रही है। बस थोड़ा सा तो रचनाओं के बारे में आपको ध्यान देना है। ये पीयूष पर्वा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। बिहारी बिहार नाम से बिहारी सस्से का रोला छंद में इन्होंने पल्लवन किया। बिहारी बिहार का जो है इन्होंने बिहारी सत्सई का रोला छंद से इन्होंने पल्लवन किया था। ये आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है।
अब अगले राइटर आते हैं मित्रों यहाँ पर छठे नंबर पर, बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बाल कृष्ण भट्ट। इनका जो जन्म हुआ है वो 1844 में हुआ। इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं बाल कृष्ण भट्ट की, कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास था, और सो अजान एक सुजान ये भी इनका उपन्यास रहा है बाल कृष्ण भट्ट का। तो आपको ध्यान देना है, कलिराज की सभा किसका, किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। बाल विवाह भी बालकृष्ण भट्ट की। चंद्रसेन रहस्य कथा भी बालकृष्ण भट्ट की है। लेकिन नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का, और सो अजान एक सुजान भी इनका उपन्यास है, किसका? बालकृष्ण भट्ट का। इससे विशेष तथ्यों में बात आती है, इन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप, किसने? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाली, और इन्होंने ही प्रेम पुष्पा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के प्रेम पुष्पा नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया मित्रों। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान दे लीजिएगा, बहुत अच्छी बातें इनके बारे में लिखी गई हैं। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि बालकृष्ण भट्ट को ही माना जाता है। तो मित्रों, बहुत बढ़िया चीजें हैं। आगे है, इन्होंने साहित्य को क्या कहा? साहित्य को इसमें समूह के हृदय का विकास कहा है, समन समूह। साहित्य का जो हृदय है वो ज्ञान समूह, क्या कहा? ज्ञान समूह के हृदय का विकास कहा। और इस तरह से साथियों, ये बहुत सारे हमने राइटर कवि पढ़ लिए हैं, और बाकी के अब लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, इस वजह से यार थोड़ा वीडियो छोटा बनता है, लेकिन आप इस बात के लिए मुझे क्षमा प्रार्थी करोगे। इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा रहता है। मैं चाहता हूँ लॉन्ग वीडियो बने, लेकिन बन नहीं पाता है, टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो साथियों, बाकी का जो है अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगा, तो अभी इसको देखिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। राधा कृष्ण दास से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, थैंक यू। मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ से राधा कृष्ण दास से। तो राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु युग के जो मंडल है, भारतेंदु युग का मंडल, उसमें सातवें जो कवि हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे के सारे कवि आपको पता होना चाहिए। जो भी भारतेंदु युग में आते हैं उन सभी को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कवि भारतेंदु युग के कवि हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सी बार कि निम्न में से भारतेंदु युग का कवि नहीं है, या निम्न में से भारतेंदु युग का कवि है। तो ये प्रश्न अनेक बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आप जो है भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं उन सभी को भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो राधा कृष्ण दास को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बात राधा कृष्ण दास से ही करेंगे। इनका जो जन्म है वो 1865 में हुआ, और इनकी मृत्यु 1907 में हुई है। देखो, जो पूछा जाता है वही मैं ज्यादातर बता रहा हूँ। देखो, ज्यादा आलतू फालतू चीजें बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूछी नहीं जाती हैं ऐसी चीजें। इसलिए आप ज्यादा चीजों को भी इतना भरे नहीं अपने नोट्स में, ताकि फिर बाद में दिक्कत आए, याद ही नहीं हो, अरे यार इतना हो गया उतना हो गया, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मित्रों निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत बारहमासा, जो एक राष्ट्रीयता से संबंधित है। दूसरी है देश दशा, ये भी राष्ट्रीयता से संबंधित है। तीसरी है महाराणा प्रताप। तो ये पूछी जाती है महाराणा प्रताप किसकी रचना है, तो वो राधा कृष्ण दास की रचना है। राजस्थान केसरी 1897 में लिखी गई, ये इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक माना जाता है, महाराणा प्रताप। फिर है महारानी पद्मावती, मेवाड़ कमलिनी, और फिर है विश्व सहाय हिंदू लघु उपन्यास इनका माना जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान दे लीजिए, राधा कृष्ण दास को ज्यादातर जो है इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है इनका। तो मृत्यु और जन्म के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, तो ये इनकी याद रखनी है। एक तो भारत बारहमासा, और एक महाराणा प्रताप, ये याद कर लेना, और एक महारानी पद्मावती, ये रचनाएं इनकी पूछी जाती है। थोड़ा सा बस इन पे ध्यान दे लेना।
अब 8वें नंबर पर जो कवि आते हैं वो है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का जन्म हुआ 1851 में, मृत्यु 1887 में। ये भी कोई इतना नहीं पूछा जाता, बस इनकी थोड़ी सी प्रमुख रचनाओं पर ध्यान दे लीजिए। प्रहलाद चरित्र, ये 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक रहा है प्रहलाद चरित्र इनका। तप्ता संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी भी इनका नाटक है। और 4th नंबर पे लिखा हुआ है परीक्षा गुरु। जो परीक्षा गुरु है वो आचार्य शुक्ल ने 1882 में रचित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना था। देखिए जो परीक्षा गुरु है वो लाला श्रीनिवास दास का एक क्या है, उपन्यास है। तो ये पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु जो है वो किसका नाटक है, सॉरी किसका उपन्यास है। तो ये लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है 1882 में रचित ये उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसके बाद में आते हैं पंडित राधा चरण गोस्वामी। पंडित राधा चरण गोस्वामी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखे गए हैं शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठी। ये व्यंग्यात्मक दोनों ही लेख हैं। किसके द्वारा? इस शिव शंभू के चिट्ठे पूछ ले जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त के। ये दोनों इनके द्वारा संपादित भारत मित्र पत्र में छपे थे। इसमें भारत मित्र पत्र में ये छपे हैं मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं। ये अच्छे कवि और अनुवादक और अपने समय के कुशल संपादक रहे हैं। कौन? ये बात ध्यान दे लीजिए, बाल मुकुंद गुप्त। अब आते हैं भारतेंदु युग के अन्य कवि। अब भारतेंदु युग के अन्य कवि हैं उद्धव शतक। जो उद्धव उद्धव शतक उद्धव शतक के रचयिता जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है? जगन्नाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है इसके रचयिता हैं। किसके? उद्धव शतक के। राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण राधाचरण गोस्वामी राधाचरण गोस्वामी ने क्या लिखा? नवभक्तमाल लिखा। ये बात भी आप याद रख लीजिए। राधाचरण गोस्वामी ने नवभक्तमाल लिखा की रचना करी थी। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो राधाचरण गोस्वामी ने किसकी रचना करी? नवभक्तमाल की रचना करी। फिर आगे लिखी देखिए, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत द ट्रेवलर हर्मिट। गोल्ड स्मिथ कृत गोल्ड स्मिथ ने क्या लिखा था? द ट्रेवलर हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का श्रांत पथिक और एकांतवासी योगी और उज्जड़ ग्राम शिक्षक से अनुवाद किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है? अयोध्या प्रसाद खत्री को माना जाता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि खड़ी बोली आंदोलन के प्रणेता कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री ने ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान प्रदान किया था। तो खड़ी बोली आंदोलन के प्रणेता अयोध्या प्रसाद खत्री को माना जाता है। यही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे मुंशी सदाशिवलाल निहाज। 1746 से लेकर के 1824 तक बात रही। मुंशी सदाशिवलाल निहाज की जो प्रमुख रचना है वो सुख सागर है और मुंत खुबु तवारी सक, ये सुख सागर ही याद रखनी है आपको इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। मुंशी सदाशिवलाल नियाज ये उर्दू में निशार उपनाम से रचना किया करते थे। इसके बाद में आते हैं सैयद ईसा अल्लाह खां। इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसका उदयभान चरित के नाम से भी रानी केतकी की कहानी, इसको उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में है लल्लू लाल जी, जिन्होंने प्रेम सागर लिखा। फिर इसके बाद में सदल मिश्र जी, इन्होंने नासित उपाख्यान, जिसका नाम हम लोग चंद्रावती भी करते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्मरणीय तथ्य। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे नोट्स में जो स्मरणीय तथ्य हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान ही रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया। आपको पता होना चाहिए ये बात कि हिंदी हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। फिर इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन हिंदी का एडिशन किसको माना? प्रताप नारायण मिश्र को माना है। खड़ी बाली आंदोलन के
प्रणेता अयोध्या प्रसाद खत्री को माना जाता है। तो 3 पॉइंट हो गए, तीनों ही एक तरह से क्वेश्चन बन के आने वाले पॉइंट है। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन, प्रताप नारायण मिश्र को। खड़ी बोली आंदोलन के प्रणेता अयोध्या प्रसाद खत्री को। फिर इसके आगे बात करेंगे, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो रहे हैं। आगे बात करिए, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान कौन थे? मुल्ला वजही। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले जो विद्वान थे वो थे मुल्ला वजही। आगे आगे है, उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले साहित्यकार गंग भाट। तो उत्तर भारत में खड़ी बोली को साहित्य का माध्यम किसने बनाया? गंग भाट ने। आगे देखिए, रीति काल का अंतिम चरण जो है 1843 ईस्वी में, और भारतेंदु युग का जो आगमन है वो 1868 ईस्वी के बीच जो 25 वर्ष का जो समय है उसको संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। फिर है आगे, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, ये बात है आपको यह पता होना चाहिए, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी रहे हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक सैयद ईसा अल्लाह खां। प्रेम सागर को किसने लिखा? लल्लू लाल जी ने। नासिक उपाख्यान या चंद्रावती को किसने लिखा? पंडित सदल मिश्र ने। ये कन्फर्म पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो तथ्य विशेष तथ्य में जो मैं लिखता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है साथियों, ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो सारी बातें पता होनी चाहिए मित्रों। आगे, दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा कहकर पुकारा। आगे बात करते हैं, भारतेंदु जी की सबसे बड़ी देन हिंदी को प्रतिष्ठित स्वरूप प्रदान करने वाली रही है। भारतेंदु जी की सबसे बड़ी देन क्या है? हिंदी को प्रतिष्ठित स्वरूप प्रदान करना। इसके बाद में है, सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को गंवारो बोली कहकर उर्दू को हिमायत की थी। तो ये हिंदी को गंवारो बोली किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। फिर आगे बात करेंगे, उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानने वाले विद्वान कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानने वाले विद्वान राजा लक्ष्मण सिंह थे। आगे है, फुलोरी ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार किया था। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार करने वाले सरदार राम फुलोरी थे। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क ख और ग ज प 5 अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों के नीचे बिंदी या नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ किया। तो इन वर्णों के नीचे जो है नुक्ता लगाने की परंपरा का शुरुआत किसने करी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों, जितनी बातें मैं आपको विशेष तथ्य में बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये कहीं ना कहीं से मुझे अच्छी लगी तो मैंने इनको नोट किया है। आगे, राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव दयानंद सरस्वती के साहित्य पर भी देखा गया है। किसकी शैली का प्रभाव? राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव। आगे है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जो प्रवर्तक साहित्यकार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे, तदीय समाज यानी कि 1873 के जो संपादक हैं वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। किस समाज के? तदीय समाज के। फिर है, भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी को माना जाता है। भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, जिसमें सत्ता की विवेकहीनता का स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारतेंदु ने सर्वाधिक नाटक विधा पर लिखा। किस पे लिखा? विधा पर। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा बंगला साहित्य के नए स्वरूप या रूप तथा अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में साहित्य लेखन की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? बंगला साहित्य के नए रूप से तथा अपने परवर्ती साहित्यकारों से प्राप्त हुई थी। नोट कर लेना ढंग से। आगे, भारतेंदु की जो राजभक्ति परक कविता है वो है भारत शिक्षा। कौन सी है? भारत शिक्षा। आगे है, भारतेंदु का विद्या सुंदर जो नाटक है वो एक अनुदित नाटक है।
फिर आगे भारतेंदु द्वारा रचित नाटकों की जो संख्या है वो कितनी है, 17 है। फिर है भारत हरिश्चंद्र चंद्रिका में हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सबसे पहले देखने को मिलता है। मित्रों बहुत कुछ अच्छी तरह से इनमें लिखा गया है और तगड़े नोट्स हैं, प्लीज आप विश्वास के साथ पढ़िए। बस थोड़ी सी समस्या मुझे वीडियो बनाने में आ रही है, टाइम का बहुत अभाव हो रहा है यार, मैं भी क्या करूँ और आप भी क्या कर सकते हैं। आप बस विश्वास बनाए रखिए। देखिए अभी वैकेंसी भी नहीं आ रही है वैसे, लेकिन अपन धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। भारतेंदु के रचित जो खड़ी बोली की जो कविताएं हैं वो फूलों का गुच्छा का जो है काव्य ग्रंथ में संकलित है। भारतेंदु ग्रंथावली भारत की समस्या पूर्ति का संग्रह माना जाता है। खड़ी बोली आंदोलन के रचनाकार अयोध्या प्रसाद खत्री को माना जाता है। भारतेंदु द्वारा रचित काव्य कृतियों की संख्या कितनी थी, 70 मानी गई है। आगे भारतेंदु द्वारा रचित दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में लिखी गई। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देशी राजाओं को रासब यानी कि गधा कह के पुकारा, किसमें, भारत दुर्दशा में। आगे बात करेंगे भारतेंदु युग में बंगवासी पत्र भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। बंगवासी पत्र जो है भारतेंदु युग में भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। आगे है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया, लाला सीताराम के द्वारा किया गया है मित्रों। फिर बात करेंगे निबंध लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा। तो बाल कृष्ण को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कह के पुकारा और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कह के पुकारा है। देखो कितनी इंपोर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ बता दी है। फिर बात करेंगे आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का क्या माना जाता है, दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है। इसका जो मुख्य कारण है जन चेतना एवं जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक काल के साहित्य में मुखरित हुआ है उतना पहले कभी भी नहीं हुआ, इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल आधुनिक काल को माना जाता है। मित्रों यहाँ पर मैंने आधुनिक काल के अंदर जो है भारतेंदु युग में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थी और जो राइटर थे उनको भी एक साथ समेट करके आपके सामने लिख दिया है, तो आप इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों। ठीक है, देखिए सुख सागर किसकी रचना है, तो मुंशी सदा सुखलाल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की। कंसवधु या सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास। नासित उपाख्यान सदल मिश्र का। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। फूलों का गुच्छा बकरी विलाप उर्दू का श्यापा प्रेम सरोवर किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो मुझे इंपोर्टेंट लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो वैसे इसमें इंपोर्टेंट है ही से। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की जो रचना है जीर्ण जनपद आनंद अरुणोदय हार्दिक अष्टदशा मयंक महिमा अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु, ये इंपोर्टेंट मुझे लगी तो मैंने एक साथ लिख दी है इनकी। अगला है ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेम संपत्ति लता श्यामा लता श्यामा सरोजनी और देवयानी, इनकी इंपोर्टेंट रचना है। फिर है अंबिका दत्त व्यास पावस पचासा सुकवि सतसई वो होरी, ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। फिर है राधा कृष्णदास की भारत बारह मासा और देश दशा, ये इनकी इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है। तो मित्रों ये सारा का सारा जितना भी मैंने करवाया है ये सारा मैंने भारतेंदु युग आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंट युग की ओर चलेंगे। तो भारतेंदु युग के बारे में सब कुछ बता दिया भाई मैंने, भारतेंदु युग की हर चीज मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे द्विवेदी युग के बारे में, ठीक है। तो द्विवेदी युग पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सराहना करी। आप पढ़ रहे हो मेरे नोट्स को समझ रहे हो, इसके लिए बहुत तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।